स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में 1872 में मर्केंटाइल लॉ को बनाया गया था। उस मर्केंटाइल लॉ में 4 प्रकार के एक्ट बनाए गए थे जिनका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें यह कहा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है प्रपोजल से। 2 वर्ड है, प्रपोजल एंड ऑफर। बोथ आर सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग प्रपोजल वर्ड को यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग ऑफर वर्ड को यूज़ करते हैं। जो ऑफरर होता है वो एक ऑफ़र देता है, क्या, किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए, और किसके सामने देता है, एक्सेप्टर के सामने। अब देखिए, जो एक्सेप्टर है जब उसको ये ऑफरर का ऑफ़र मिले तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो क्या करे, हाँ कर दे कि ठीक है, आप जो बेचने खरीदने की बात कह रहे हैं मुझे मंजूर है। दूसरा ये है कि एक्सेप्टर ये कह दे कि मुझे मंजूर नहीं है, यानी फुली डिनाई कर दे। जैसे वो डिनाई करता है तो जो ये ऑफरर का ऑफ़र होता है ये क्या होता है, लैप्स हो जाता है, जिसको कहते हैं व्यपगत हो गया, यानी कि लॉ की दृष्टि में कहते हैं कि आगे अब कुछ नहीं होना है। तीसरा क्या ऑप्शन है कि जो ये एक्सेप्टर हैं वो चाहे तो अपनी ओर से न तो यस कहे न तो नो कहे, बल्कि अपनी ओर से एक अपना प्रपोजल खुद दे दें इनको, किसको, ऑफरर को। इसको हम लोग लॉ की लैंग्वेज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं क्रॉस प्रपोजल। और देखिए, जो क्रॉस प्रपोजल या काउंटर प्रपोजल होता है उससे कोई फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जो फर्स्ट वाला हमने आपको बताया कि ऑफरर का ऑफ़र यदि एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये हो जाता है प्रॉमिस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञा, वचन। अब देखिए, जैसे प्रॉमिस का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो ऑफरर हैं इनका नाम बदल जाता है और जो ये एक्सेप्टर हैं इनका भी नाम बदल जाता है। अब ये जो ऑफरर हैं ये कहलाते हैं प्रॉमिसर और जो ये एक्सेप्टर हैं ये कहलाते हैं प्रॉमिसी, यानी इनको हम लोग कहते हैं वचनदाता, प्रतिज्ञा करता। इनको हम लोग कहते हैं वचन ग्रहीता या प्रतिज्ञा ग्रहीता। अब देखिए, इनके नाम बदल गए। अब इनको क्या करना है कि कुछ कैश आर काइंड्स क्या करेंगे, प्रॉमिसी को देंगे। यानी जो प्रॉमिसर है, जो इसने अभी ऑफ़र के रूप में दिया था, अब वो इनको दें। और दूसरी ओर है कि ये जो प्रॉमिसी हैं ये भी रिटर्न फॉर्म में इनको भी कुछ दें। सपोज़ करिए ये कहते हैं कि मैं आपको अपना मकान 5 लाख में बेचना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मुझे जो है 5 लाख रुपए मंजूर है। अब यहाँ पे प्रॉमिसर को क्या देना है, मकान, और जो ये प्रॉमिसी हैं इनको क्या करना है, 5 लाख रुपए देना है। अब ये जो आपस में गिव एंड टेक हो रहा है इसको हम लोग लॉ की लैंग्वेज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहते हैं, कंसीडरेशन, जिसको आप लोग जानते हैं कि बोला जाता है प्रतिफल। यहाँ पे जो कंसिडरेशन होता है वो अपोजिट पार्टी से जो मिल रहा है उसी को बोलेंगे। जैसे प्रॉमिसर के लिए क्या कंसीडर है, 5 लाख रुपए। प्रॉमिसी के लिए क्या कंसिडरेशन है उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, हाउस, मकान। अब ये जब प्रॉमिस जो बना था इसमें जब कंसिडरेशन आ गया, और जब ये कंसिडरेशन आता है तब ये फॉर्मेशन हो जाता है एग्रीमेंट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से 2 चीज़ों को पहले ध्यान समझिए। ऑफरर का ऑफ़र अगर एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्टेंस के द्वारा तो ये बन जाता है प्रॉमिस, और जब यही प्रॉमिस बनेगा
तो दोनों के नेम को चेंज हो गया। ये आफर हो गया प्रॉमिसर और ये हो गए मिस्टर प्रॉमिसी। फिर ध्यान रखिएगा दूसरा एक मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने है फ्लो चार्ट में, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब जब ये एग्रीमेंट बन जाता है तो ये फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का काफ़ी 80% तक काम कंप्लीट हो गया है। तो ये एग्रीमेंट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, सोशल एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। देखिए जो सोशल एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक करार, ये होता है शून्य करार जिसको व्यर्थ करार भी कहते हैं। ये होता है शून्यकर्णी करार जिसको कहते हैं व्यर्थनी करार। ये जो इनलीगल हो तो इसको बोलते हैं अवैध करार। और जो ये आप लीगल देख रहे हैं एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग वैध करार। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो सोशल एग्रीमेंट होता है ये सोशल बाइंडिंग के लिए हम लोग कर लेते हैं, समाज में हम लोग रहते हैं और आपस में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, जैसे साथ साथ टहलना, साथ साथ हम लोग को खाना खाना, साथ साथ कॉलेज जाना। लेकिन इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। अगर कोई इसको ब्रीच कर देता है तो इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या किसी भी एक्ट में कोई इसके लिए जो है रेमेडीज़ नहीं है। दूसरा होता है वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट वो होता है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल कंडीशन बताई गई है उस एसेंशियल कंडीशन में कुछ कमी रह जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कमी रह गई, हमने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो मेजर के साथ करना है, बोथ आर द मेजर। अगर हमने माइनर के साथ कर लिया तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है जिसको कहते हैं मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, उसमें प्रिवी काउंसिल ने एकदम क्लियर कहा है कि जो आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है ये नल एंड वाइड, एबिन्यूशो वाइड, प्रारंभतः शून्य होता है। अब देखिए वाइडेबल एग्रीमेंट है जिसको हम लोग शून्यकर्णी करार कहते हैं। ये कहा गया है कि ऐसा एग्रीमेंट करिए जिसमें सामने वाली पार्टी की फ्री कंसेंट हो, स्वतंत्र सहमति हो। अब अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट फिर क्या हो जाता है, वाइडेबल हो जाता है। अब फ्री कंसेंट क्या है, देखिए ये कहा गया है कि कोरेशन के द्वारा, कभी भी फ्रॉड के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, अगर ऐसा हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कपट के द्वारा, धोखा के द्वारा, या हम मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या विदेशन करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको असम्यक असर कहते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो होता है वाइडेबल होता है। और जहाँ तक सोशल और वाइड का कोई लीगलिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें 50-50 है। 50 ये लीगल की ओर भी जा सकता है, 50 ये क्या होता है वाइड की ओर भी जा सकता है। ये ऐसा एग्रीमेंट करना इनलीगल नहीं होता, लेकिन अगर जो विक्टिम है जिसकी आपने कंसेंट फ्री कंसेंट से नहीं ली है, अगर वो डिनाई कर देता है कि हम आगे आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, तो ये ध्यान रखिएगा फिर वो वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो एग्री हो जाता है कि चलिए ठीक कोई बात नहीं, हम आपसे आगे भी एग्रीमेंट को जारी रखना चाहते हैं, तो ये जो वाइडेबल एग्रीमेंट है ये आ जाता है लीगल शेप में और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर फ्यूचर में कभी भी जो वो विक्टिम है वो इसका लाभ नहीं ले सकता है कि मेरा इन्होंने जो कंसेंट लिया था वो फ्री कंसेंट नहीं था, क्योंकि जब आपको मौका दिया गया था तब आप चुप थे। अब देखिए आता है एक इनलीगल एग्रीमेंट। इसके नाम से ही लग रहा है कि ये जो है कोई इनलीगल वर्क हो रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में एक सीरीज़ दी गई है, 7 बातों को बताया गया है कि उन कंडीशन में अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो इनलीगल होगा। अब देखिए जो इनलीगल एग्रीमेंट होता है ये वाइड तो होता ही है, इसके साथ साथ ये क्या होता है ऑफेंस होता है, इसके लिए पनिशमेंट भी मिलता है। जैसे जो इंडियन पेनल कोड में आईपीसी में जिन बातों को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, अगर उन बातों में से किसी का भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो इनलीगल होगा और उसका रिजल्ट वाइड निकलेगा और उस काम के लिए आपको पेनल कोड में जो ट्रायल है उसको फेस करना पड़ेगा और आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। जैसे इसको बड़ा ध्यान समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पर्सन है,
वो बी से कहता है कि अगर तुम सी का मर्डर कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। बी ने सी का मर्डर कर दिया। अब बी कहता है कि भाई मैंने तो मर्डर कर दिया, आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोविटेड है। आईपीसी में बोला गया है न तो अपने को मारना है न तो दूसरे को मारना है। तो बी ने जो सी को मारा है वो इलीगल वर्क है, और जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये वाइड है। अब यहाँ पर बी तो सीधे सीधे मर्डर के लिए दोषी कन्विक्ट हो जाए। ए ने चूँकि क्या किया है, कॉन्स्पिरेसी किया है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है, किस लिए, सी का मर्डर कराने के लिए। तो यहाँ पर ए भी पनिश होगा। यानी जो इनलीगल एग्रीमेंट है वो कभी भी लीगल शेप नहीं ले सकता, और इसका जो रिज़ल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो वाइड भी होता है और पनिश भी होता है। अब लीगल एग्रीमेंट देखिए, जो लीगल एग्रीमेंट होता है, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि ए अपना मकान बेचना चाहता है 5 लाख में, और बी अपना 5 लाख देने को तैयार भी हो जाता है। तो देखिए, मकान का बेचना और ख़रीदना कोई इलीगल वर्क नहीं है। तो जब ये जो लीगल एग्रीमेंट है, जब ये बन जाता है और ये फोर्सबिल बाय लॉ, यानी कानून उसको मना नहीं करता, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मकान का बेचना और ख़रीदना, ये क्या है, लीगल एग्रीमेंट है। फोर्सबिल बाय लॉ क्या है, केवल ऐसे नहीं, उसके रजिस्ट्री कराइए आप, रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है। फिर आप इसका जो है म्यूटेशन कराइए ताकि आपके अंदर ओनरशिप आ जाए। तो जब दोनों चीज़ कर लेते हैं, जिसको फोर्सबिल बाय लॉ कहते हैं, तब ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडीज़ दी गई है वो केवल फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर है, बीच के किसी स्टेप पे कोई भी रेमेडीज़ नहीं है।